नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मेरे नए चैनल पर राज की कहानियां में आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेके आया हूं झारखंड की। ये कहानी हमें भेजे हैं जिनका नाम है विनोद, दुमका जिला के रहने वाले, और साल था 2010। तो चलें आज की कहानी की ओर। लेकिन रिक्वेस्ट वही है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना। आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। अब मैं झारखंड का रहने वाला हूं, दुमका जिला में। साल था 2010 का वक्त, और मैं एक बार बीमार पड़ा था। और मैं ऐसा बुखार मुझे लगा था कि मैं महीने तक खाट पकड़ करके बैठा हुआ था। और उस वक्त में मेरी जो उम्र थी ना, लगभग 18 साल की थी, जब मुझे ये लंबा चौड़ा बीमारी मुझे हुई थी। और मैं खाट पर अब एक तरह से लेटा हुआ महीना दिन तक गुजार चुका था। लेकिन जब मैं स्वस्थ हुआ ना, और जैसे जैसे स्वस्थ होने लगा, अब मुझे में एक परिवर्तन आने लगा था। परिवर्तन ये था कि मुझे आसपास में कुछ अनजाने लोग दिखाई देते थे, जो हवा में प्रकट होते थे और मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। कुछ तो भयानक शक्ल वाले होते थे और कुछ अच्छे लोग भी होते थे, जो देखने में अच्छे भले लगते थे, और उनमें लड़कियां भी होती थी, बुजुर्ग भी होते थे। अब मैं ये सब बातें अपनी माँ को, अपने पिता को बताता था कि देखिए ना माँ, देखिए ना पिताजी, मुझे ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। और तब मेरी माँ और मेरे पिता मुझे डांटने लगते हैं और कहते हैं, विनोद, ये सब तुम्हारे दिमागों का भ्रम है। तुम लंबी बीमारी से उठे हो ना, और इसलिए तुम्हारे दिमाग पर कुछ ऐसा इफेक्ट आ गया है। डरने की बात नहीं है, सब दिमाग की भ्रम है। और तुम ऐसे ही सोचते होंगे, और तभी तो ये सब तुम्हें दिख रहे हैं। अगर वास्तव में ऐसे होते तो तुम्हारे सामने जरूर आते, हमेशा रहते। लेकिन वो कुछ ही देर में आते हैं ना, और कुछ ही देर में चले जाते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरह से बीमारी का साइड इफेक्ट है, और ये वक्त रहते सही होता जाएगा। अब माँ के समझाने के बाद, पिता के समझाने के बाद, अब मैं उनसे डरता नहीं था। जरूर मेरे सामने में आते थे, और जैसे आते थे वापस चले भी जाते थे। मेरे नज़दीक कोई आता भी नहीं था, दूर दूर से अब मुझे दिखाई पड़ता था। और इसके बाद अपना रोज़मर्रा का काम सब कुछ करने लगा। और हमारी खेती बाड़ी भी थी, पिता के साथ हाथ भी बटाता था, पढ़ाई भी करता था। अब इस तरह करते करते मैं 22 साल का हो चुका था। लेकिन वो लोग जैसे मुझे दिखाई देते थे ना, वैसे ही दिखाई देते रहे। और ये हमेशा नहीं होता था। रात के वक्त में 10 से 12 के बीच में ये सब मेरे साथ में होता था, और मैं डर जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो गई थी। अब मैं तो बस जानता था कि दिमाग का उपज है। मेरे दिमाग में ऐसी लंबी बीमारी की वजह से अब कोई गड़बड़ हो चुकी है, और ये धीरे धीरे ही जाएगा। मेरे पिता डॉक्टर के पास भी गए थे, जिसने इलाज किया था, और वही बात उसने भी बोला था कि डरने की जरूरत नहीं है। अब लंबी बीमारी से तुम्हारा बेटा उठा है ना, तो साइड इफेक्ट का असर है। और कुछ दवाइयाँ लिखा था कि इसको खिलाते रहो और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो सब सही नहीं हुआ। हाँ, रुक जरूर जाता था। कभी कभी हफ्ता 10 दिन तक कुछ नज़र नहीं आता था। अब फिर वही सिलसिला जारी हो जाता था। अब मैं 22 साल का हो चुका था। मैं एक तरह से अपने खेत में मेहनत करता था। अब पिता भी थे, खेत में मेहनत करते थे। अब फिर कभी कभी अब खेत का उपज, जो सब्जी वगैरह हम ज़्यादा उगाया करते थे, और उसको बेचने के लिए शहर भी जाया करते थे। अब इसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ करके अब अपने पिता का काम में लग चुका था। अब मैं पूरा एक तरह से खेत का काम संभाल रखा था। जो खेती थी, सब्जी की थी। ताज़ी ताज़ी सब्जियां हम उगाते थे। अब
मेरे पिता उसको तोड़ करके ले जाते थे, शहर में बेचते थे और उससे जो मुनाफा होता था उससे हमारा घर परिवार चलता था। अब सब्जी हमारे खेत में लहलहा रही थी और जानवर भी आ रहे थे। अब रात को रखवाली नहीं करते थे ना, तो रात को जानवर आकर के अब हमारे खेत में घुस आते और सब्जियों को नुकसान पहुंचाते थे। और तब मैंने अपने पिता से बोला कि पिताजी, अब खेत में कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो आवारा जो पशु हैं हमारे खेत में घुस आते हैं और सब्जी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो हमारे लिए सही नहीं होगा ना। और तब हम दोनों मिलकर के अपने खेत में अब एक तरह से रखवाली के लिए एक झोपड़ी बना दिया था। अब मेरे जो पिता थे वो कहने लगे कि आखिर मैं तो इस झोपड़ी में रहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे खेतों में रात के टाइम में डर लगता है। वो अपने दिल की बात बता रहे थे, विनोद अब तुम रहोगे क्या? और तब मैं बोला हाँ, मैं रह जाऊंगा ना। मेरे पिता वास्तव में अब भूत प्रेत से बहुत डरते थे। उनको लगता है कि भूत प्रेत जिसको दिखाई देता है ना, अब उसके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। लेकिन मैं इन चीज़ों को तो हमेशा देखता रहता था, लेकिन मुझे तब तक मालूम नहीं था कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ वास्तव में भूत प्रेत हैं या मेरे बीमारी का साइड इफेक्ट, जैसा मुझे बताया गया था। अब मैं भूत प्रेत को मानता तक नहीं था। आज तक मेरे नज़दीक कोई आया नहीं था, तो मैं बड़ा निश्चित था और मैं रात को उसी झोपड़ी में अब रहना शुरू किया। रखवाली करता था 10 से 12, कभी 2 बजे तक, फिर जाग जाता था, फिर सो जाता था। ऐसे ही सारी रात रखवाली करता था। और वहाँ पर भी अब जो टाइमिंग था ना 10 से 12 के बीच में, मुझे ऐसे ही अब आंखों के सामने मेरे खेत में लोग दिखाई पड़ते थे। अजीबो गरीब लोग कभी कभी नजर आते थे, लड़कियां भी नजर आती थी और देखते देखते कुछ देर के बाद में मेरी नज़रों से गायब हो जाती थी। मैं हमेशा की तरह समझता था कि ये बीमारी है, अब ये धीरे धीरे जाएगी, अभी तक गई नहीं है। मैं परवाह भी नहीं करता था। और आखिरकार मैं 3 दिन उस खेत में रुका और तीसरे रात की बात थी। आसमान में पूनम की चांद थी। चांद बिल्कुल अब चमक रहा था, उसकी रोशनी पूरे खेत में फैली हुई थी और रात का 12 बज रहा था। मैं 2-3 चक्कर अपने खेतों को लगा चुका था 10 से 12 के बीच में। और उसके बीच में मुझे वो जो परछाइयाँ हमेशा दिखा करती थी वो तो जरूर मेरी आंखों में नजर आई थी, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं था। वो परछाई गायब भी हो जाती थी जो मुझे नजर आती थी। जब 12 बज गया ना, तब मुझे एक सफ़ेद चीज़ अपने खेत में दिखाई दी। जब मैं उस सफ़ेद चीज़ को देखा तो मैं उसको जानवर ही समझ बैठा था। अब मैं वहीं से हड़काने की कोशिश करने लगा, आवाज़ लगाने लगा ताकि वो डर करके भाग जाए, लेकिन वो भाग नहीं रही थी। जो भी चीज़ थी अब उस खेत के जो हिस्से में थी जहाँ पर सब्जियाँ उगी हुई थी, अगले दिन उसकी कटाई करनी थी। तब मैं उस जगह पर चला गया था। जब मैं नज़दीक पहुँचा ना, अब थोड़ा सा फासला रह गया, तब मैंने जो देखा देखते ही रह गया था। वो तो एक लड़की थी, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। अब वस्त्र ऐसा था कि चमक रहा था चांद की रोशनी में। वो एक ही जगह पर जैसे उकड़ू बैठी हुई थी, ना जाने अब क्या कर रही थी। तभी तो मुझे ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई पशु है, कोई जानवर है। लेकिन जब नज़दीक जा कर के देखा तो मैं देखता ही रह गया था। 22 साल की, अब ज़्यादा, इससे ज़्यादा थोड़ा उम्र हो चुकी थी मेरी, और मेरे मन में अब उस लड़की को देख करके बड़ा दिल में हलचल होने लगी कि इतनी खूबसूरत लड़की हमारे खेत में, और वो भी आधी रात के वक्त, ये कर क्या रही, उकड़ू बैठी हुई और जमीन की तरफ देख रही है। अब मैं इतना हड़काया, आवाज़ लगाया, और तभी भी वो नहीं भागी। कौन है ये? मैं उसके सामने आ चुका था, और तब वो झम से उठकर खड़ा हो गई। अब मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैं उससे पूछी, बेटा कि तुम कौन हो जी? इतनी रात को मेरे खेत में आप कर क्या रही हो? कौन सी गांव की हो आप? लड़की तो पहले बिल्कुल नहीं बोली, बस मुझे
देखती रही, घूरती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। जब शायद उसको पहचान में मैं नहीं आया, तब उसने इशारा कर दिया। जब मैं पूछ रहा था कि तुम कौन से गांव की हो, किस जगह से आई हो, तब उसने जो इशारा किया ना, तो मैं हैरान रह गया था। जिस तरफ उसका उंगली का निशाना था ना, वहाँ तो अब एक शमशान था। वहाँ पेड़ वगैरह लगे हुए थे और शमशान का इलाका था। अब वहाँ तो रात में कोई जाता भी नहीं था, डर से। और सबसे डरते थे मेरे पिताजी। इसी वजह से खेत में रखवाली नहीं करते थे। और तब मैं पूछा कि वहाँ तो कोई गांव है नहीं जी, वहाँ तो ये शमशान है। और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ वही तो मेरा घर है, मैं तो वहीं तो रहती हूँ। मैं हैरान रह गया ना। और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। और तब मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं शमशान में नहीं जाऊंगा जी। मेरे पिताजी कहते हैं वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, रात में कभी भूल के भी नहीं जाना चाहिए। और तब वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसका हंसी के मतलब मैं उस रात तो समझ ही नहीं पाया था। अब फिर उससे बातचीत का सिलसिला चलने लगा था। वो मेरे बारे में पूछ रही थी, अब मैं उसके बारे में। अपने बारे में तो कम बता रही थी, लेकिन मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी ले रही थी कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे परिवार में कौन कौन है। क्या तुम बस यही खेती के काम करते हो? तुम्हारा आर्थिक अब जो काम है, इससे तुम्हारा चल जाता है, घर का खर्चा चल जाता है। और तब मैं उसको बताता रहा कि देखो, हम बाप बेटे दोनों मेहनत करते हैं। अब बड़ी मुश्किल से हमारा घर का अब काम चलता है। अब यूँ कहा जाए कि बस इसके अलावा हमारे पास में और कोई काम नहीं है। लड़की मुस्कुराती रही, बातचीत हम लोग करते रहे और आखिरकार मुझे जो नींद आ रहा था ना, नींद कब का उड़ चुका था। अब इतनी सुंदर लड़की के साथ में और वो भी चांदनी रात में, अब कौन ऐसा शख्स होगा जो उससे दूर जाना चाहेगा। और हम तो बस बातचीत का सिलसिला शुरुआत करते जा रहे थे। नया नया विषय, नया नया सब्जेक्ट और पूछती जाती थी। नए नई चीज़ों के बारे में जानकारी अब लेना शुरू कर दिया था कि अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सब कुछ मैं दुनिया के बारे में जो मैं जानता था और उसको बताता चला जाता था और वो बड़ा हैरान होती थी। हाँ ऐसा हो रहा है अब, पहले तो ऐसा नहीं था। अब मैं बड़ा आनंद होता था अपनी नॉलेज को उसके आगे बघार करके। कहने लगा, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया कितना हमारा तरक्की कर रहा है? अब तो चांद पर भी लोग पहुंच चुके हैं। और तब वो एकदम ऐसे घूर कर देखने लगती, हाँ ऐसा भी हुआ है क्या? मैंने बोला, वो तो कभी का हो चुका है। अब देखो कहाँ से कहाँ हमारा देश आगे पहुंच चुका है। अब मैं एक तरह से उसको प्रभावित करना चाहता था और प्रभावित मैंने कर ही दिया था। और इसके बाद 4 बज चुका था सुबह का। और तब वो लड़की फरफरा करके अब मेरे बगल से उठ के खड़ी होगी और कहने लगी, अरे देर हो रहा है, मुझे अब जाना होगा, मुझे अब जाना होगा। मैं रोकता रह गया, कह रहे रुको तो सही, थोड़ा देर और बात करते हैं, अब थोड़ा देर में सुबह ही हो जाएगी, आराम से चले जाना। तब कहने लगी, नहीं नहीं, आज तो मुझे ज़्यादा लेट हो गया, मुझे अब भागना है, जल्दी जाना है। अब फिर वो मेरी किसी बात को अब गौर ही नहीं किया। अब उस जगह से उठी और सीधा उसी तरफ जहाँ शमशान था, जहाँ पेड़ पौधे जंगल जैसे दिखते थे, अब उसी जगह पर तेज तेज कदमों से चलती हुई जा रही थी। अब मैं देख करके हैरान था कि शमशान के पास में क्यों जा रही है। मैं तो पहली बार में समझा था कि ये मजाक कर रही है, लेकिन अब मैं उसको जाता हुआ देखा ना तो हैरत जरूर हुई। मैं अब यही समझा था कि शमशान से जो रास्ता गुजरता है ना, और उसी रास्ते से जारी होगी, आगे उसका गांव है, गांव वहाँ था भी। तो मैं तो यही समझ बैठा था कि वो शमशान के आगे वाले गांव की रहने वाली है। अब मैं फिर अब अपना खेत के झोपड़ी में आ चुका था। अब सुबह तक मैं अपने खेत में रहा और फिर मैं सो भी चुका था। अब ऐसा जो सिलसिला था ना, रोज का होने लगा। मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। मैं जब घर लौटता था या मेरे पिता आते थे तो मेरी आंखें सूजी हुई देखकर कहने लगते, अरे विनोद,
क्या तू रात भर जागता रहता है, सोता नहीं है क्या? तब मैं उस लड़की की बात तो बताता नहीं था, अब मैं झूठ मूठ बहाना बना देता था। हाँ पिताजी, जानवर आजकल खेत में ज़्यादा आ रहे हैं और मैं जागता रहता हूँ ना, उनको हड़काता रहता हूँ ताकि हमारे फसल को अब चौपट ना करें। पिता मान जाते थे। ऐसे ही उससे अब काफ़ी घनी दोस्ती हो गई थी और एक रात तो मेरे लिए वो कुछ खाने को भी लाई। वैसा पकवान जो था मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी खाया भी नहीं था। बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन था वो। फिर मुस्कुरा के कहने लगी कि कभी तुम अपने घर से भी मेरे लिए कुछ लाओ जो तुम्हें पसंद है। मैं बोला हाँ जरूर ले आऊँगा। इसके बाद मैंने मम्मी से अपनी मनपसंद डिश को बनवाया था कि मम्मी आज मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा, मैं सीधा खेत में जाऊंगा और आज मुझे अभी भूख नहीं है, तुम मुझे पैक करके दे दो, मैं खेत में ही खाना खाऊंगा। मन अब पसंद अपनी पकवान को, अपनी डिश को बनवा चुका था मम्मी से, अब पैक करा करके अपने खेत में लाया था। जब आधी रात के बाद वो लड़की अब नजर आई, तब मैं उसके पास गया था कि लो जी ये भोजन करो, देखो मेरे माँ के हाथ का बनाया हुआ है। मेरा मनपसंद अभी डिश है, खाओ तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। वास्तव में चटकारी लेकर के वो लड़की खा रही थी, उसको भी मेरी माँ का बना हुआ खाना पसंद आ चुका था। कहने लगी मैं बहुत अब ये आनंद लेकर खा रही हूँ, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत टाइम हो चुका है, अब मुझे तो बहुत बेहतरीन ये स्वाद लग रहा है, क्या तुम मेरे लिए हर रोज लाया करोगे? तब मैं बोला हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जरूर लाया करूँगा, लेकिन ये जो डिश आज खाई हो ना, ये थोड़ा महंगा डिश है और इतना हम लोग अमीर नहीं हैं, हम रोज रोज तो नहीं बना सकते। अब जो भी हमारे घर में रूखी सूखी रोटी बनती है, सब्जी बनती है, जरूर हम लाया करेंगे, लेकिन ये डिश के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तब वो लड़की मुस्कुरा कहने लगी ऐसा क्यों? मैं बताया कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम ऐसे महंगे पकवान को खा सकें। तब लड़की कहने लगी तुम्हें क्या चाहिए? यानी कि इसको खरीदने के लिए अब पैसा लगता है, अब पैसा होता तो ज़रूर हम अच्छे अच्छे डिश बना कर के लाते, तुम्हें भी खिलाते, हमारा परिवार भी खाता। तब कहने लगी कोई बात नहीं, मैं इसका प्रबंध जरूर करूँगी। इसके बाद अगले दिन जब आई ना, तो मैं अपने घर से अब जो भी हमारे घर में रोज़ का खाना बनता था, अब माँ को कह दिया कि माँ अब मेरे लिए खाना पैक कर दिया कर, मैं अपने खेत में जा कर के आराम से भोजन करूँगा। अब माँ जो भी अब रोज़ का खाना बनता था वही पैक करके मुझे दे दिया था। अब मैं टिफ़िन में रख कर के लाया था, अपने लिए भी और उस लड़की के लिए भी। अब आधी रात के बाद लड़की जैसी नजर आई, मैं टिफिन लेके पहुंच गया कि आओ जी पहले भोजन करते हैं। तब वो लड़की अब कहने लगी कि मैं तुम्हारी अब मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अब कुछ देना चाहती हूँ। तब मैं बोला कि पहले देना बाद में, अब पहले तुम इस भोजन का आनंद लो जो हमारे घर में रोज बनता है, ऐसे ही हम भोजन करते हैं, देखो खा करके तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। तब वो लड़की खाने लगी, कहने लगी हाँ उतना अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी सही है। अब इसके बाद हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। तब वो लड़की कहने लगी अरे मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। मैं बोला लाओ। कहने लगी इसके लिए तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ में। मैं बोला ऐसी क्या चीज़ है? तब वो कहने लगी कि चलोगे तब तो मैं तुम्हें उस चीज़ को दे पाऊंगी। मैं बोला कि तुम लेते आती? तो कहती नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को तुम ही देखो। इसके बाद हम रात में ही अब उसी तरफ चलने लगे, शमशान की साइड में। मैं तो जब उस रास्ते पर चलने लगा तो मुझे डर लगने लगा कि अरे हम शमशान में जा रहे हैं, उसी रास्ते पर जा रहे हैं, भूत प्रेत आके। तब लड़की खिलखिला के हंसने लगी, कहने लगी कि जो होगा हम देख लेंगे ना, मैं हूं ना, तो तुम्हें डरने की जरूरत क्या है, कोई भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चलो मेरे साथ में। मैं डरा रहा, आगे आगे लड़की, और हम शमशान के बिल्कुल पास पहुंच गए थे और वहां पर एक पुराना सा मटका रखा हुआ था और जैसे जमीन में से निकाल करके बाहर किया गया हो।
मिट्टी फिट्टी उसमें अब लगी हुई थी। कहने लगी कि इसमें हाथ लगाओ और जो भी चीज है इसको बाहर निकालो। मैं डर रहा था। मुझे लगा कि ये शमशान में जो अब मटका तोड़ा जाता है, शायद मटका वही है, अब किसी तरह से रह गया हो, ये टूटा नहीं है। मैं कहने लगा ये तो शमशान का मटका है, मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तब वो लड़की खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी कि तुम कितने डरपोक हो। जब मैं कह रही हूं कि मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अरे इसमें हाथ लगाओ और जो भी चीज है इसमें से बाहर निकालो, देखो तुम्हारे काम का चीज होगा, उससे तुम्हारी गरीबी दूर होगी। जब मैं ये सुना ना, तब मैं उस मटके से अब अपना हाथ लगाया और जब बाहर निकाला ना, जब हाथ लगाया ना, तो उसमें मुझे एक पोटली सी नजर आई, महसूस हुआ। अब फिर मैं पोटली को बाहर निकाला। पोटली छोटी सी थी लेकिन थोड़ा वजनी लग रही थी। और तब वो कहने लगी कि इसको खोल कर देखो, शायद तुम्हारे काम की चीज हो। और तब मैंने पोटली के खोला ना, तो मेरी आंखें फटी रह गई थी। उसमें पुराने जेवर थे, चांदी भी था और सोना भी था। अब मैं तो देख करके हैरान था। अब उससे लड़की से सवाल पूछने लगा कि ये तो जेवर है, ये तुम कहाँ से लाई? और तब वो लड़की कहने लगी जमीन से निकाली हूँ, ये जमीन में दबा हुआ था। अब मैं सोचा कि तुम्हारे काम में आएगा, अगर तुम्हारे काम में आता है तो तुम इसको ले जाओ। अब मैं जानती हूँ कि इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो तुम इसको इस्तेमाल करो, बेच दो इसको, इससे तुम्हारा धन प्राप्ति होगा। अब फिर तुम नई नई डिश हमें बना कर भी खिलाया करो। वास्तव में वो जो पल था ना, मेरे लिए अनोखा था। अब मैं उस जेवर को देख रहा था जो सोने की तरह चमक रहा था। सोना था ही और कुछ चांदी के भी थे। अब मैं तो एकदम हाथ मेरा कांप रहा था। और वो कहने लगे अरे डरने को सकता नहीं है, ये कोई चोरी का माल नहीं है, मैं जमीन से निकाली हूँ इसको और तुम्हारे लिए खास करके। तुम इसको ले जाओ, अपने परिवार को देना। अब पूछे भी तो बोल देना कि हमें खेत में पड़ा मिला था। अब देख लो मिट्टी में सना हुआ है तो जमीन से निकला होगा। वास्तव में उस लड़की ने मुझे अब कन्विंस कर दिया था। मैं उस चीज को अपने पास रख लिया, अपने जेब में डाल लिया था। वजनी जरूर था, अब मेरी नजर में बड़ा कीमती था। आखिरकार हम खेत में वापस आ गए थे। कुछ देर बात करने के बाद अब लड़की 4 बज चुका था। अब कहने लगे अब मुझे जाना है। अब मैं रोकता रह गया कि रुको तो सही, रुको तो सही, लेकिन वो रुकी नहीं, वो चली गई। मैं देखता ही रह गया था। इसके बाद मैं सो नहीं पाया था। अब मैं सुबह जल्दी ही 5 बजे के आसपास मैं अपने घर पहुंच गया था। दरवाज़ा हमारा बंद था। मैं दरवाज़ा खटखटाने लगा कि मम्मी पापा दरवाज़ा खोलो। जब उन्होंने खोला तब मैंने वो थैली पकड़ा दिया कि पापा खेत में मिला था मुझे, देखो इसमें क्या है। पापा आंख मलते हुए अभी नींद में थे। कहने लगे तो खोल के दिखा दे क्या है इसमें। जब मैं खोल के सामने रखा ना, तो मम्मी की आंखें भी अब एक तरह से मोटी हो गई थी उस जेवर को देख करके। अब पापा की आंखें हैरत से भी अब फट गई थी, एक तरह से बड़ी बड़ी हो गई थी। अब वो मुझसे पूछने लगे ये तुझे कैसे मिला, कहाँ मिला? मैं बोला खेत में मिला था। मैं जब जानवरों को भगाने जा रहा था ना, शायद जानवरों के खुर से हमारी जमीन के अंदर दबा हुआ था और उन्हीं के खुर से ये बाहर निकल आया। देखो ना पापा, अब इसमें सोना जैसे मुझे दिखाई दे रहा। तब पापा देखे कहने लगे कि हाँ बेटा, ये तो सोना ही है, ये तो बहुत ज़्यादा है, अब तो हम इसको बेच करके अमीर बन जाएंगे। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद पापा अब मुझे पूछने लगे कि सच बता कहाँ मिला था। बार बार पूछते, मैं एक ही सवाल का जवाब देता कि पिताजी मुझे खेत के अंदर से मिला। ये जानवरों का कारनामा है, वो जरूर खेत में ये चीज दबा हुआ था। देखो मटमैला है ना, मिट्टी में दबा हुआ दिख रहा है ना। तब पिता बोले हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तो झूठ तो नहीं बोल रहा है। मैं कहने लगा पिता मैं अब झूठ क्यों बोलूँगा, जो सच्चाई है मैं सब कुछ बता दिया।
बस उस लड़की की बात छोड़ करके जैसा उसने सिखाया था, अब मैं वही चीज को बता रहा था। आखिरकार मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए थे और अगले दिन अब हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन वो इतना जल्दी करना नहीं चाहते थे। अब उसमें से थोड़े से जेवर लेकर के सुनार के पास गए। जब सुनार ने बता दिया कि सोना है और ये कीमती है, तब पिताजी बहुत खुश हो गए थे। अब उसको कुछ जो जेवर था हल्के फुल्के, अब उसको बेच के आए और उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिला था। इसके बाद हमारा घर एक तरह से खुश हो चुका था। अब तो हम जो मर्जी खा सकते थे। अब मैं अपनी माँ को बोलता था कि माँ, अब अच्छी अच्छी पकवान बनाया कर, अब मुझे अब पार्सल बना कर दिया कर, मैं अपने खेत में खाया करूँगा। अब एक तरह से ऐसा ही मैं करता था। अब नए नए पकवान बनता था हमारे घर में। अब मैं उस पकवान को उस लड़की के देता था कि आज ये बना है, आप खा के देखो। लड़की बड़ा तारीफ करती थी। कहने लगी तुम चिंता मत करो, अगर वो जेवर कम पड़ गया ना तो मेरे पास और भी सोर्स है। मैं ज़मीन से और कुछ भी निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी वक्त लगेगा। और इसके बाद हम तो हमारा परिवार अब एकदम जो गरीबी में जी रहा था, अब हम अब आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। हमारे खेत में अब उन पैसों से अब ट्यूबवेल लग चुका था। जब हम पड़ोस से पानी दिया करते थे, कभी कभी हमारा फसल का नुकसान भी होता था। वो वक्त पर ट्यूबवेल वाले हमें पानी नहीं देते थे। अब हम अपने खेत में ट्यूबवेल लगा चुके थे और कच्ची झोपड़ी की जगह हमने पक्की अब एक तरह से कमरा बनवा लिया था ट्यूबवेल के पास में ही। अब एक तरह से तो मेरा घर हो गया था। अब हम उसी घर में उस लड़की से मिलते थे। फिर हमारा प्रेम का सिलसिला शुरू हो गया था। वो लड़की हमें चाहती थी, मुझे चाहती थी। अब मैं तो जी जान से चाहता था। पूरी रात सुबह के 4 बजे तक हम उस लड़की के साथ में रहते थे। मैं बीच बीच में उससे सवाल पूछता था कि तुम कौन से गांव की हो, मुझे अब लेके चलो, अपना घर दिखाओ। तब वो लड़की हंस देती थी कि अभी वक्त नहीं आया, अगर वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपने घर पर जरूर ले चलूंगी, लेकिन वो समय अभी नहीं आया, टाल देती थी। इस तरह हमारा प्रेम भी बढ़ने लगा था और हमारा परिवार सुखी परिवार बन चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी को मैं यहीं पर अब अंत करता हूँ। अब इसका जो दूसरा पार्ट है मैं कल लेकर के अब आऊँगा। थोड़ा सा इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ेगा। और ये कहानी का पहला पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं इसी कहानी के साथ कल की रात में। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।